हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में जैसे आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा था आर्द्रभूमि वेटलैंड्स। तो हमने उसको लास्ट टाइम देखा था वेटलैंड रूल्स। अब हम उसमें आगे पढ़ेंगे। तो देखिए क्या हुआ था। आर्द्रभूमियों पर एक रामसर सम्मेलन हुआ था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1971 में। उसे आज हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, पहले पढ़ा चुकी हूँ वैसे, कि आर्द्रभूमि क्या होता है। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, आर्द्रभूमि ठीक है, भूमि है जिसमें नमी होती है, मतलब जहाँ जल और स्थल मतलब पानी और भूमि दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ दलदली जैसी भूमि होती है, उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। पहले लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी और इसको खूब ज़्यादा पॉल्यूटेड किया गया। बाद में पता चला नहीं, ये तो काफ़ी हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है, ये हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी क्लीन कर देते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति की किडनी या नेचर की किडनी भी बोलते हैं वेटलैंड्स को। तो यही बताने के लिए कि इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आर्द्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन हुआ 1971 में। तो रामसर एक ईरान का शहर है, ठीक है, वहाँ हुआ था, इसलिए इसे रामसर सम्मेलन कहते हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रख लेना, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किस लिए हुआ था, ठीक है। तो 1971 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में अवस्थित में एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन हुआ, जिसे आर्द्र भूमि और उनकी रूपरेखा तय की गई। तो देखिए रामसर कहाँ है, कैस्पियन सागर के तट पर है, ईरान का शहर है। 97 में जो वेटलैंड्स थी उनको बचाने के लिए अंतर सरकारी मतलब गवर्नमेंट्स के बीच एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, बहुउद्देशीय, जिसमें आर्द्रभूमि और उनकी रूपरेखा बनाई गई। संसाधनों के संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का रामसर सम्मेलन एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जो किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित वैश्विक वातावरणीय संधि है। तो देखिए इसमें क्या कर यही है कि हमें आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना है। तो संसाधनों के संरक्षण, उनका ठीक से यूज़ करा जाए, ठीक है, उन पर राष्ट्रीय कार्रवाई की जाए और उनके बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो। ऐसा ही एक ऐसा सम्मेलन है रामसर सम्मेलन जो मतलब किसी एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। बाकी जो सम्मेलन हुए वो कई सारे मुद्दों पर थे, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक विशेष पारिस्थितिकी तंत्र यानी जो हमारे आर्द्र भूमि है उससे जुड़ा हुआ था। तो ये एक ऐसा विशेष सम्मेलन था जो किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड था। पारिस्थितिकी तंत्र मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब से संबंधित वैश्विक वातावरणीय संधि है। वर्तमान में सम्मेलन में 169 पार्टीज़ हैं। तो अभी इसमें कितनी पार्टीज़ है, 169, ये याद रखिएगा। ये समझौता 1975 में लागू हुआ और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ, ठीक है। तो अब ये याद रखिए 71, 75, 82। तो 1971 में ये सम्मेलन हुआ, 1975 में लागू हुआ और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। 169 इसकी पार्टीज़ हैं। आर्द्रभूमियों के महत्वपूर्ण कार्यों, मूल्यों और सेवाओं की जानकारी न होने से इनके तेजी से नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। इसलिए वैश्विक समुदाय का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए रामसर कन्वेंशन तैयार किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले पता नहीं था कि हमें आर्द्रभूमि इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो वो ना नष्ट होने लगी थी। तो लोगों को बताने के लिए, उनका ध्यान इस ओर लाने के लिए ये कन्वेंशन हुआ था। हालांकि रामसर कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र की बहुपक्षीय वातावरणीय संधियों से संबंधित नहीं है। तो रामसर कन्वेंशन जो है वो हमारे जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी जो बाकी की बहुपक्षीय वातावरणीय संधियाँ हैं उससे रिलेटेड नहीं है। सम्मेलन के अब जो पक्षकार देश होते हैं फ्रेंड्स, उनके कुछ दायित्व होते हैं जो उन्हें निभाने पड़ते हैं। अगर आप को देखिए याद करने वाली कोई ऐसी बात नहीं होती है, अगर आप खुद थोड़ा सा दिमाग यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आर्द्र भूमियों पे सम्मेलन है, उन्हें बचाना है, तो काम भी तो वही होगा कि जैसे उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। पहले तो ये पता होना चाहिए कौन कौन सी आर्द्र भूमियाँ हैं, तो उनकी एक लिस्ट बनाना, उनका सही से यूज़ करना, ठीक है, आपस में सहयोग बढ़ाना, यही सारे दायित्व होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में नामित करना। मतलब जो देश हैं जो इसमें शामिल है वो क्या है, अपनी आर्द्र भूमियों को जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की जो सूची है उसमें लाने के लिए नॉमिनेट करेंगे। जहाँ तक संभव हो सके आर्द्र भूमियों का उनके क्षेत्रों में बुद्धिमानी भरे उपयोग को बढ़ावा देना। तो उनका यूज़ ठीक से करना, इंटेलिजेंट तरीके से। सीमा क्षेत्रीय आर्द्र भूमियों, 2 या 2 से अधिक देशों की सीमाओं पर अवस्थित साझा पानी व्यवस्थाओं, 1 से अधिक नदी घाटियों के भाग आदि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि नदी सिर्फ एक ही देश में बहती है फिर दूसरे देश में नहीं जाती है कि दूसरा है। तो कई 2 देशों से एक नदी निकल सकती है, झील निकल सकती है, तो वो सीमाओं पे अवस्थित हो सकती है, तो उसे सीमा पार आर्द्रभूमि कहते हैं। तो उनका भी तो संरक्षण ज़रूरी है, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और आर्द्रभूमि रिजर्व बनाना, ये सारे देशों के दायित्व होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जो पढ़े थे लास्ट टाइम वेटलैंड रूल्स 1971, आर्द्रभूमि नियम जो हमने पढ़े थे, ठीक है,
तो उनको हम आगे देखेंगे। तो उसमें क्या था, जो एक नहीं मतलब जितने भी राज्य होंगे और संघ शासित प्रदेश होंगे वो क्या बनाएंगे, राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण। अब देखिए याद करने की कुछ इसमें रहता नहीं है, राज्य से याद रखिए, राज्य में है तो आर्द्र भूमि के लिए है तो आर्द्र भूमि प्राधिकरण याद रखना है। तो राज्य में क्या होंगे, राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण बनाए जाएंगे। तो देखिए ये जो है ना, ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ये ऐसे याद करना पड़ रहा है, थोड़ा सा इसमें कुछ ऐसे याद मतलब आपको याद ही करना पड़ेगा। तो लेकिन क्या होता है ना कि यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है कि नियम क्या है, कानून क्या है, इसके लिए हमारे कंट्री में इसके लिए हो क्या रहा है, तो वो हमें जानना होता है। तो राज्य भूमि आर्द्र भूमि प्राधिकरण बनेंगे। प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेशों में राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। ठीक है, प्रत्येक राज्य क्या बनाएगा, राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण। राज्य सरकार के पास ये शक्ति होगी कि वह विभिन्न क्षेत्रों से एक एक विशेषज्ञों को इस प्राधिकरण के लिए नामित कर सके। तो जो राज्य सरकार होगी वो क्या करेगी, जो अलग अलग क्षेत्रों से विशेषज्ञ होंगे वो उनको इस प्राधिकरण के लिए नामित करेगी। ठीक है, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 3 मास के भीतर राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सभी आर्द्र भूमियों की सूची तैयार करना। तो देखिए जब ये रूल्स आए उसके 3 महीने के भीतर क्या करना था, राज्यों को जो भी मतलब पहले राज्य बताएंगे ना कौन कौन सी वेटलैंड्स है, तभी तो उन्हें बचाएंगे, तो उनके सभी आर्द्र भूमियों की एक लिस्ट बनाएंगे। इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 6 माह के भीतर अधिसूचित की जाने वाली आर्द्र भूमियों की सूची तैयार करना। अन्य सुसंगत राज्य अधिनियमों के अधीन तैयार अधिसूचित आर्द्र भूमियों की किसी विद्यमान सूची को संज्ञान में लेना। तो जब ये नियम प्रकाशित हुए उसके 6 महीने के भीतर उनको अधिसूचित मतलब जो भी लिस्ट में है उनकी आर्द्र भूमियों की एक सूची तैयार करनी थी। ठीक है, और अगर कोई और पहले से सूची है तो उसको संज्ञान में लेना था। इन नियमों के अधीन विनियमन हेतु संक्षिप्त दस्तावेजों के आधार पर अभिज्ञात आर्द्र भूमियों की संस्तुति करना। ठीक है, तो इन नियमों के अधीन जो भी हमें रेगुलेट करना है उनके हेतु संक्षिप्त दस्तावेज जो होंगे उसके आधार पर हमें क्या करना था, आर्द्र भूमियों की संस्तुति करना। इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर सभी आर्द्र भूमियों की व्यापक डिजिटल सूची तैयार करना। उक्त प्रयोजन से केंद्र सरकार द्वारा विकसित किए जाने वाले डेडिकेटेड वेब पोर्टल पर इसे अपलोड करना और इस सूची को प्रत्येक 10 वर्ष में अद्यतन किया जाएगा। तो देखिए अब क्या है कि हर चीज़ डिजिटल होने लगी है, तो उन राज्यों को क्या करना था कि जब ये नियम बने उसके 1 वर्ष के अंदर आर्द्र भूमियों की एक डिजिटल लिस्ट बनानी थी। और जो हमारी देखिए राज्य होते हैं और सेंटर मतलब केंद्र में सेंटर होता है, तो जो सेंटर जो इसके लिए डेडिकेटेड वेब पोर्टल बनाएगा उस पर इस डिजिटल सूची को अपलोड करना था और हर 10 ईयर में उसको अपडेट करेंगे। क्योंकि क्या होता है कोई आर्द्र भूमियाँ नहीं पता चलती हैं, कुछ नष्ट होती हैं, तो उनको अपडेट करना था। अधिसूचित आर्द्र भूमियों के भीतर विनियमित और अनुज्ञात किए जाने वाले कार्यकलाप और उनके प्रभाव क्षेत्रों की विस्तृत सूची विकसित करना। ठीक है, तो जो हमारी आर्द्र भूमियाँ जो है लिस्ट में उनमें क्या रेगुलेशन हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है, क्या प्रभाव हो रहा है, उसके बारे में एक सूची बनाना। विभिन्न संगत विभागों और अन्य संबंधित अभिकरणों के माध्यम से युक्तियुक्त उपयोग के सिद्धांत के आधार पर एक एकीकृत प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन का समन्वय करना। तो ये बता रहे हैं कि जितने भी विभाग हैं, अभिकरण हैं, ठीक है, तो वो उसके मतलब वो लोग जो भी एकीकृत जो भी योजना है उनका एकीकृत प्रबंधन करना, उनके बीच समन्वय करना, ये काम करना पड़ेगा। स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथानिर्देश अन्य मामले पर सलाह देना। ठीक है, तो राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र जो हमारा प्रशासन है, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, वो जो भी अन्य मामले होंगे उनको उस पर सलाह देना। प्राधिकरण की वर्ष में कम से कम 3 बार बैठक होगी। तो ये जो हमारा प्राधिकरण है उसकी बैठक वर्ष में कम से कम 3 बार जरूर होनी चाहिए। राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नाम निर्दिष्ट प्राधिकरण के गैर आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष की अवधि का होगा। तो जो हमारी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन है वो जो भी मतलब प्राधिकरण के जो गैर आधिकारिक सदस्य होंगे जिनको उन्होंने नाम निर्दिष्ट किया होगा उनका कार्यकाल कितना 3 वर्ष से 3 वर्ष की अवधि का होगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गई हमारी राज्य की बात। अब सेंटर में क्या होगा, एक राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति होगी। ठीक है, देखिए सेंटर के लेवल पे तो राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति, ये याद रखिएगा। केंद्रीय सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति का गठन करेगी। तो जो हमारी केंद्रीय सरकार है वो क्या है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के जो सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति बनाएगी। अब इस समिति के काम क्या होंगे, ठीक है, अगर आप सोचें तो वही काम है कि सेंटर के लेवल पे क्या होता है कि हमें नियम रूल्स बनाने हैं, नीतियाँ बनानी हैं, ठीक है, उनका सही से यूज़ करना है, निगरानी करना है, ये सारे कार्य होते हैं। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए समुचित नीतियाँ और कार्रवाई संबंधी कार्यक्रमों के विषय में केंद्रीय सरकार को सलाह देना। तो ये क्या करेगी, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति
तो वो बताएगी कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनका सही से उपयोग करने के लिए कौन सी नीतियाँ, कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में वो केंद्र को सलाह देगी ये समिति। आर्द्र भूमियों के एकीकृत प्रबंधन के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के सिद्धांत पर आधारित मानदंड और मार्गदर्शन सिद्धांत तैयार करना। तो उनका एकीकृत प्रबंधन हो, उनका मैनेजमेंट अच्छा हो, इसका बुद्धिमत्तापूर्ण मतलब अच्छे से यूज़ हो, इसके सिद्धांत मतलब इस पर आधारित कौन से रूल्स होने चाहिए, ये सब बताएगी। प्राधिकरण द्वारा इन नियमों के क्रियान्वयन की निगरानी करना। अब जो प्राधिकरण है वो कैसे देख रहे हैं, तो वो उसकी निगरानी करेगी ये समिति कि जो प्राधिकरण है वो इन नियमों का क्रियान्वयन कैसे कर रहे हैं। रामसर अभिसमय के अधीन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को अभिहित किए जाने की सिफारिश करना। तो और जो रामसर अभिसमय के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ हैं उनको अभिहित किए जाने की सिफारिश करेगी। अधिसूचित किए जाने के लिए सीमा पार आर्द्र भूमियों की सिफारिश करना। जो सीमा पार आर्द्र भूमि है, मतलब मैंने आपको बताया जो 2 देशों के बीच है, उनको अधिसूचित किए जाने की सिफारिश करेगी, है ना, मतलब एक तरीके से लिस्ट में लाने के लिए। रामसर स्थलों और सीमा पार आर्द्र भूमियों के एकीकृत प्रबंधन की प्रगति का पुनर्वलोकन करना। मतलब जो रामसर स्थल की जो आर्द्र भूमियाँ हैं और जो सीमा पार आर्द्र भूमियाँ हैं उनके एकीकृत प्रबंधन के वो कैसा हो रहा है वो देखेगी। आर्द्र भूमियों से संबंधित मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के समन्वय के संबंध में सलाह देना। तो आर्द्र भूमि से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, ठीक है, तो उन पर जो अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण है उनके समन्वय के संबंध में वो सलाह देगी, ठीक है। समिति, देखिए ये आपको याद करने पड़ेंगे, 1-2-3 बार अगर आप उसे सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा टफ नहीं रहता है। समिति के गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष से अनधिक नहीं होगा। तो समिति के जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगा। समिति प्रत्येक 6 माह में कम से कम 1 बार बैठेगी, तो हर 6 मंथ में उसे एक बार बैठना होगा। अब देखिए हमने पढ़े थे आर्द्र भूमि नियम 2017, पुराने भी नियम हैं 2010 के, वो देख लेते हैं। आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2010। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2010 को अधिसूचित किया था, जो आर्द्र भूमि को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो 2010 के नियम थे। अब देखिए इनमें भी वही चीज़ें थी। इसके तहत आर्द्र भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों जैसे औद्योगिकरण, निर्माण, अशोधित कचरे की डंपिंग आदि को चिन्हित किया गया और आर्द्र भूमि क्षेत्रों में इन गतिविधि का निषेध कर दिया गया। अब नए नियम इनका स्थान लेंगे। तो उस वक्त भी यही बोला गया था, क्या उन्हें बचाने के लिए क्या करेंगे कि मतलब आर्द्र भूमियों के पास औद्योगिकरण ना हो, निर्माण कार्य ना हो, कचरा ना फेंका जाए, ठीक है, और इन गतिविधि को रोका जाए। अब तो नए रूल्स आ गए हैं 2017 के। तो देखिए अब क्या हुआ था, हमारे भारत सरकार ने क्या किया था, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि एक संरक्षण कार्यक्रम चलाया था। देखिए 1982 में रामसर सम्मेलन की पुष्टि की, मतलब भारत इसमें शामिल हुआ था। अब देखिए 1985-86 में इसने एक कार्यक्रम चलाया था। भारत सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से वर्ष 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया था। तो भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से चलाया था। पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा अब तक 115 आर्द्र भूमियों की पहचान की जा चुकी है जिन्हें तत्काल संरक्षण प्रबंधन की आवश्यकता है। तो देखिए क्या होता है ना कि ये नंबर चेंज होते रहते हैं, तो उनने अभी तक 115 आर्द्र भूमियों की पहचान कर चुका है हमारा मंत्रालय, जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। तो ये आप अपडेट भी करते रहना, ठीक है। इनमें रामसर समझौते के अंतर्गत भारत के 49 आर्द्र भूमि क्षेत्र शामिल हैं। तो और रामसर जो कन्वेंशन है उसके अंतर्गत हमारे 49 आर्द्र भूमि क्षेत्र आते हैं अभी तक, और ये बढ़ते रहते हैं, शामिल होते रहते हैं। तो आप लेटेस्ट याद रखिए, अभी गुजरात और उत्तर प्रदेश के 2 लेटेस्ट हैं, वो याद रखिए। सबसे बड़ा सबसे छोटा याद रखिए। सबसे बड़ा सुंदरबन है, सबसे छोटा रेणुका है। तो आप इनके नाम याद रखिए और सारे एक बार वो देख लीजिए, आपको पूरे तो याद होंगे नहीं, एक बार देख लीजिए बस, ठीक है। इसकी लिस्ट NCWCP के तहत वित्तीय सहायता 2 घटकों तथा अर्थात प्रबंधन, कार्य योजना और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए 100% प्रदान की जाती है। देखिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है 2 कार्य के लिए, एक तो मैनेजमेंट करना है, एक अनुसंधान रिसर्च करनी है, के लिए 100% प्रदान की जाती है वित्तीय सहायता। तो यहाँ पर अभी भी हमारा थोड़ा सा बचा है, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। आर्द्र भूमि संरक्षण संबंधी कानून देखने हैं हमें, फिर हम देखेंगे एस्चुरी पारितन, मैंग्रोव पारितन क्या होता है ये समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग एनवायरमेंट्स के वीडियोस काफ़ी पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं थैंक यू, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी मैंने काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं समझा के, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और अगर आप देख रहे हैं तो इन्हें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।